Hello everyone. Today we will be starting with one of the most interesting chapter of history, class 9, that is Nazism and the rise of Hitler. Before starting with the chapter, first let me give you an overview of what we are going to read about in this chapter. हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ डेफिनेटली अडोल्फ हिटलर के बारे में सुना हुआ होगा. अडोल्फ हिटलर जर्मनी का रूलर रहा है, डिक्टेटर फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम. बट हम हमेशा उसके बारे में नेगेटिव टर्म्स में कोनोट करते हैं दैट ही यूज्ड टू किल पीपल थ्रू रिप्रेसिव मीन्स एंड ऑफन दीज मीन्स वर वेरी क्रूअल. बट हम लोग एक एस्पेक्ट, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं दैट व्हाटसोएवर ही डिड, वेदर ही किल्ड पीपल, डेफिनेटली मॉरली इट इज रॉन्ग. पर उसने जो कुछ भी किया इतने लंबे समय तक, वो सारी चीजें डेफिनेटली जर्मनी को एक सुपर पावर की तरीके से इमर्ज करवाने के लिए किया गया था. Not for the purpose that he wanted himself to rise, but in his view, a development of an individual is completely based on development of the complete country, the whole nation. तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इम्बाइब्ड था, जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में फिट था, वो कॉन्सेप्ट था नेशन बिल्डिंग का, डेवलपमेंट का, इन रियल टर्म्स रिस्पेक्टिव टू ऑल द पीपल हु वर लिविंग एंड रिजाइडिंग इन जर्मनी, राइट. अब जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, ये चैप्टर बेसिकली आपको पहले के जो 2 पेजेस हैं अपनी बुक के चैप्टर के, ये पहले के 2 पेजेस लगभग टेक इट एज वी आर वॉचिंग अ फिल्म. बट बिफोर अ फिल्म कम्यूट्स, हमको पहले से ही फिल्म का एंड सीन बता दिया गया है दैट दिस इज व्हाट हैपन्स एट द एंड. तो हम यहाँ पर उसी एंड के साथ डिस्कशन शुरू करेंगे कि लास्ट में क्या हुआ. बट वो कंडीशन आने तक क्या चीज थी जो प्रेवलेंट थी, what was the air which was flowing in Germany, what were the political and economic conditions which were prevailing there, ये सब चीजें पढ़ने तक हमें पता लगेगा कि एंड में what was the result and why did this only happen, right. So before starting हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं. हमने ये रशियन रेवोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड 2 वर्ल्ड वॉर्स, राइट. जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1914 से और एंड होगी 1918 में. वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स ऑफ दिस वॉर. हम यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. अब जो इसकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी, तो ये वॉर 2 ग्रुप्स के बीच में फाइट हुई थी, राइट. ऑन द वन हैंड वी हैड सेंट्रल पावर्स एंड ऑन द अदर हैंड वी हैड अलाइड पावर्स. ठीक है. सेंट्रल पावर्स की तरफ से फाइटिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, राइट. अलाइड पावर्स की तरफ से पार्टिसिपेंट थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लेटर जॉइंड बाय यूएसए. ठीक. 2 ग्रुप्स के बीच में या 2 पावर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 फाइट हुई. एक तरफ थी हमारे पास सेंट्रल पावर्स और दूसरी तरफ थी हमारे पास अलाइड पावर्स. सेंट्रल पावर्स की तरफ से फाइटिंग नेशंस थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन टर्की. और अलाइड पावर्स की तरफ से हमारे पास जो नेशंस फाइट करे थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लास्ट इन द लास्ट ईयर्स जॉइंड बाय यूएसए. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट हुई,
वो स्टार्ट होती है 1939 में और एंड होगी 1945 में। यहाँ पर भी दो ग्रुप्स के बीच में वॉर फाइट हुई है जैसा कि फर्स्ट थी, बट यहाँ पर ग्रुप्स के नाम बदल गए थे। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स, या फिर इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ट्रिपल अलाइज भी बोला गया। एक्सिस पावर्स की तरफ थी जर्मनी, इटली एंड जापान। अलाइड पावर्स की तरफ सेम नेशंस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड जॉइंड बाय यूएसए। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 4 इयर्स तक चली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 इयर्स। अब हम इन दोनों वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं कि जर्मनी कैसा देश था। ठीक है, अगर हम इसी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जिस पर्सन के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, हिटलर के ऊपर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका जर्मनी की तरफ से कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। द रीजन इज दैट ही वाज सिंपली एनरोल्ड इन आर्मी बट डूइंग द जॉब ऑफ अ मैसेंजर की नौकरी करता था। बहुत छोटी सी जॉब थी, मीनियल जॉब थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर डेफिनेटली जर्मनी का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया था और उस सिनेरियो चेंज की वजह से ही वन सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट अमंग्स द पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलर सपोर्ट उसने खुद की एक पार्टी बनाकर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अपना इंटरवेंशन दिखाया है, नो डाउट। और उसी के कहने पर पूरी की पूरी कंट्री के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एनरेज्ड थे अगेंस्ट द कॉमन एनिमी दैट वाज रशिया फर्स्ट। यहाँ पर भी जो इनका कॉमन एनिमी था वो कॉमन एनिमी रशिया था। ठीक है, ऑल्दो दोनों कॉन्टेक्स्ट का मतलब, दोनों वॉर्स का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों फाइट करी और सेकेंड क्यों, बट द रीजन दैट दे फॉट बोथ द वॉर्स, बट मोस्टली द वॉर्स वर फॉट ऑन लोन्स। ठीक, अब जो अपनी बुक में सिनेरियो मेंशन्ड है वो इस वॉर के बाद का सिनेरियो मेंशन्ड है। कंडीशन ये है कि वॉर खत्म हो चुकी है, खत्म होने के बाद वी हैव एक्सिस पावर्स एज अ डिफीटेड एंड। ये जो एक्सिस पावर्स हैं जर्मनी, इटली और जापान, ये लूजर्स हैं एंड दे हैव लॉस्ट द वॉर टू ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। ठीक है, अब हारने के बाद there is a story which is given in the book. The story says of a 11-year-old boy whose name is Helmut. ठीक, हेलमत अपने मदर और फादर के साथ रिजाइड करता है। ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा है, इस बच्चे के जो फादर थे वो नाजीज के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अब नाजीज क्या है? नाजिज्म इज नथिंग बट एन आइडियोलॉजी ऑन विच हिटलर यूज्ड टू वर्क। मतलब हिटलर की पूरी विचारधारा जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी वो कॉन्सेप्ट था नाजिज्म, और उसके फॉलोअर्स बन गए नाजीज। तो जो ये बच्चा हेलमत, इसके जो फादर थे वो नाजीज के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, एंड द बॉय इज सिटिंग and the mother and father are having discussion in some serious tone। और जो फादर होते हैं वो अपनी वाइफ को ये बोलते हैं कि now the time has come whether I should alone commit suicide or I should kill the whole family। The reason he gives is कि अब वो समय आ गया है जब ये allied powers हमारे साथ वही करेंगी जो पिछले सालों में हमने जो एट्रोसिटीज इन लोगों के ऊपर करी है। जब वो ऐसा बोलता है तो दिस चाइल्ड इज अमेज्ड कि व्हाई द फादर इज थिंकिंग अबाउट किलिंग हिमसेल्फ और आइदर द होल फैमिली, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। द अदर डे द होल फैमिली गोज फॉर अ पिकनिक टू वुड्स, देयर दे स्पेंड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर।
और साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद व्हेन ही रिटर्न्स बैक, द फादर शूट्स हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, राइट, एंड किल्स हिमसेल्फ. द मदर टेक्स द क्लोथ्स विच वर टोटली engulfed in blood, burns it in the fireplace of the home. The child looks at this incident that she is so calm and composed and simply burning the clothes which were there, and there is no such reaction of shock on the mother's face. But this child is so terrified and so trembled of this incident that he decides not to have food from his mother's hand for the next following 9 years, thinking that his mother might poison him also, and he also might die the same way his father died, and recalls that incident every time. अब ऐसा क्या किया गया था कि नाजीज जो फॉलोअर्स थे नाजिज्म के, उनको इतना बड़ा खतरा था इन अलाइड पावर्स से. ठीक है, अब यहाँ से ये चीज बिल्डअप होनी स्टार्ट होती है कि क्या चीज थी. We see a picture of on the very first page of the chapter where it is starting. हम एक राइट हैंड साइड पर एक पिक्चर प्रिंटेड देखेंगे एडोल्फ हिटलर की अलॉन्ग विद हिज प्रोपोगंडा मिनिस्टर गॉबल्स. ठीक है, गॉबल बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था उसका, जो उसकी पॉलिसीज को बेसिकली डिवाइस करता था और इम्प्लीमेंट करने का काम करता था. ही हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन नाजी जर्मनी, राइट. ये जो पर्सन था, ये पर्सन एक्चुअली में जितने उन लोगों ने लोगों को किल करा, मास किलिंग जितनी भी लोगों की करी, जितनी भी कम्युनिटीज की करी है, उस मास किलिंग को बेसिकली आप बोल दो कि एंड टाइम तक या एंड रिजल्ट तक ले जाने का पूरा मैकेनिज्म यही डिवाइस करता था. ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पर वॉर हारने के बाद इन लोगों को खतरा मंडराता दिखा, तो इस गॉबल ने अपनी फैमिली के साथ बर्लिन बंकर में बॉम्ब के थ्रू सुसाइड कमिट कर लिया था. एंड देयर इज सस्पेक्शन दैट हिटलर आल्सो डाइड इन द सेम वे दैट ही डाइड, राइट. अब ऐसा क्या हुआ, जिस टाइम पर हिटलर प्रेवेलेंट था, वो बिलीवर था प्योर ब्लडेड आर्यन रेस का, एंड ही वांटेड ओनली दैट आर्यन रेस टू मल्टीप्लाई. उसके लिए बाकी सारी कम्युनिटीज़ जो जर्मनी में रिजाइड करती थी, जैसे जिप्सीज हो गए, पॉलिश हो गए, डिसेबल्ड हो गए, ज्यूज हो गए, एनी अदर कम्युनिटी हु वाज रिजाइडिंग देयर वाज कैटेगराइज्ड अंडर अ नेम गिवन अनडिजायरेबल, कि उनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वी ओनली वांट प्योर ब्लडेड आयरन रेस टू मल्टीप्लाई. दैट वाज हिज क्राइटेरिया. अब प्योरिटी को प्रोपोगेट करने के लिए उसने बाकी सारी जितनी कम्युनिटीज के लोग थे उनको किल करना स्टार्ट किया. पर किल करने के लिए उसने स्पेसिफिकली कुछ सेंटर्स बनाए थे जहां पर ये किलिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किया जाता था. वन ऑफ द प्रोमिनेंट किलिंग सेंटर्स वर ऑस्विच, जो किलिंग सेंटर्स के अंदर ये मास किलिंग हुई है. और मारने का तरीका था कि he used to leak some poisonous gases and people used to suffocate and then die, obviously. अब जब आपने इतने सारे millions of people को kill किया था, the number is mentioned in the book that some 20 lakh people were killed of this community, 1 million of other community. When you are charged with so many deaths, basically you are committing crime against humanity, right? And you are trying to violate peace of the country if you kill so many people on a large scale. So for punishing these people belonging to the Nazism ideology, there was a tribunal which was set up to punish these people, and the tribunal was Nuremberg Tribunal. Nuremberg is name of a place in Germany, and the tribunal is name of the community. So the Nuremberg Tribunal, a committee was set up to sentence these people and to charge them. And there were two charges which were laid against them. The first charge was crime against humanity, and the second charge which was laid on them was for violating
peace in the country. And for this purpose, a tribunal was set up which was called Nuremberg Tribunal. And this tribunal punished only 11 leading Nazis to death. Many others were only sentenced life imprisonment. No other severe or harsh punishment was given to them. Although इनको ऐसी ही कुछ पनिशमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद भी मिली थी, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद दिस ट्राइब्यूनल डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन द पीपल एज इट हैड बीन अर्लियर. हेंस दे जस्ट sentenced 11 leading Nazis to death and rest others were imprisoned for life. ठीक है. अब जब ये कंडीशन है तो ये कंडीशन जैसे मैंने भी आपको बताया कि वन ऑफ द किलिंग सेंटर्स जो उन लोगों ने डिसाइड कर रखा था दैट प्लेस वाज ऑस्विच, जहां पर ये मास किलिंग होती थी. और जब आप इतने सारे लोगों को एक साथ में किल कर रहे हो, सो दिस इज नोन एज जेनोसाइड. सो बेसिकली न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल ने ये भी बोला था कि यू हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर अगेंस्ट द पीपल, हेंस यू शुड बी पनिश्ड. ठीक, तो जितना इन लोगों ने सफर करवाया है लोगों का, उससे तो इनको 1/4 भी रिवेंज नहीं मिल पाया. मतलब आपने तो मिलियंस ऑफ पीपल को किल करवाया है और आपकी पार्टी में से सिर्फ 11 ही लोगों को अगर मौत की सजा सुनाई जा रही है. सो दिस इज नॉट द रिपेरेशन विच इज इक्वल. मिलियंस इज इक्वल टू मिलियंस, राइट? बट हियर ओनली 11 पीपल वर गिवन दिस पनिशमेंट. सो this incident shows that Nuremberg Tribunal didn't want to be as harsh on the people as it had been during the First World War. ठीक, ये पूरा जो सिनेरियो है ये वॉर खत्म होने के बाद का सिनेरियो है. वी मस्ट रिमेंबर वी आर हियर टॉकिंग अबाउट 1945. पर यहाँ तक आने से पहले हमें दोनों वॉर्स के सिनेरियो को पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट कैसे हुआ. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम बात करें तो पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी जो था वो एक इंपीरियल नेशन था. अब इंपीरियल नेशन का मतलब है रूल्ड बाय अ मोनार्क और रूल्ड बाय अ किंग. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी जो था वो एक इंपीरियल स्टेट था, रूल्ड बाय अ मोनार्क केसर विलियम वन. ठीक है. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी डिफीट फेस करना स्टार्ट हुआ तो डिफीट फेस करने में डेफिनेटली अगर पूरी तरीके से डिफीट हो जाता तो ऑब्वियसली किसको ब्लेम किया जाता? किंग को ब्लेम किया जाता. दैट अंडर योर गाइडेंस, योर इंस्ट्रक्शन वी हैड फॉट वॉर. सो जैसे जैसे ये चीज पता लगने लगी दैट जर्मनी इज लूजिंग, द किंग केसर विलियम वन ही एब्डिगेट्स. और उसके एब्डिगेशन के बाद देयर इज नो मोनार्क, नो किंग लेफ्ट. सो we see a new body, elected body, which was rising in Germany, and the name of that body was Weimar Republic. Republic term का मतलब यही होता है कि when you have head of the government as an elected representative, तो यहाँ पर एक नई electative body, consultative body start होती है function करना in the German parliament, which was Reichstag. अब ये जो वेमार रिपब्लिक बनी थी, ये वेमार रिपब्लिक उस टाइम पर बनी जब वॉर चल रही थी. खत्म होने के बाद जब ये लूज करेंगे तो पूरा का पूरा बर्डन लूज होने का किस पर आएगा? द वन हु इज एब्डिकेटेड और द वन हु इज एग्जिस्टेंट.
सो ऑब्वियसली जो पूरा बर्डन आने वाला था वो इस एग्जिस्टेंट बॉडी के ऊपर आने वाला था, और जैसा सोचा था ठीक वैसी ही कंडीशंस हुई कि इस नई इलेक्टेड वेमार रिपब्लिक को जो रीचस्टैग में अभी अभी आई है, इसको पूरा बर्डन झेलना पड़ा किसका, वॉर लूज करने का। ठीक, अब जब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम सिंपली कोई भी चीज की अगर किसी से बेट लगाते हैं तो लूज करने पर हमें कुछ ना कुछ चीज एज अ लूजर पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो जब इतनी बड़ी वॉर की बात थी, तो अगर आप लूजिंग एंड पर हो तो लूज करने के बाद आपको कुछ ना कुछ चीज ऐसी तो है ही जो आपको प्रेशियस होगी, बट यू हैव टू सरेंडर इट सिंस यू हैव लॉस्ट इट। तो जर्मनी जो है ये एक रिसोर्स रिच एरिया है, और इसके रिसोर्स रिच एरिया में कोल और आयरन इसकी डोमिनेंस सबसे ज्यादा थी। तो इसके कोल और रिसोर्स रिच एरियाज थे रूहर एंड राइनलैंड, टू एरियाज विच हैड एक्सट्रीम वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो वॉर रेपरेशंस के फॉर्म में वेमार रिपब्लिक जो कि एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट की तरीके से फंक्शन कर रही थी, इस एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट को वो सारी रेपरेशंस पे करनी पड़ी जो केसर विलियम वन डिसाइड करके गया था, बट द पेइंग बॉडी वाज दिस, जिसको अब वो सारे पुराने सिंस को पे ऑफ करना पड़ रहा था। ठीक, तो अभी हमने बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक में हम देखेंगे दैट इट इज एन इलेक्टेड बॉडी which was formed after the abdication of केसर विलियम। ठीक, ये जो बॉडी थी ये कहाँ का पार्ट बनी, ये वहां की पार्लियामेंट का पार्ट बनी विच वॉज रीचस्टैग। ठीक, जब ये रीचस्टैग पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट का पार्ट बनती है तो डेफिनेट सी बात है इट हैड द बर्डन ऑफ पेइंग all the debts under which Germany had fought। तो लूज करने के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें थी जो इनको पे ऑफ करनी पड़ी, 1/10 of the population, resource rich areas, that is Ruhr and Rhineland, साथ के साथ इनको डीमिलिटराइज कर दिया गया था। so that they could not again wage a war or start fighting with any other country। ये जो सारी क्राइटेरिया थे इन सारे को वॉर गिल्ट क्लॉज के नाम से जाना गया। प्लस ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टीज जो वॉर फाइट कर रही थी उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, दैट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जिस ट्रीटी के तहत ये डिसाइड हुआ था दैट इफ यू लूज बीट एनी पार्टी, ये पता तो था नहीं कि कौन सी लूजर होगी और कौन सी विनर होगी, बी इट एनी पार्टी वी आर नाउ म्यूचुअली साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, अ ट्रीटी विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। और हम इस ट्रीटी को साइन करने में ये डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इफ वी लूज हमको ये सारी चीजें जो थी ये पे ऑफ करनी पड़ेंगी। एंड नन ऑफ देम प्रिडिक्टेड कि वॉर जो है वो 4 साल लंबे समय तक चल जाएगी। सबको लगा था कि 1 साल 2 साल
3 साल कितना चल सकती है, बट नो वन एवर इमेजिन्ड दैट इट वुड स्ट्रेच फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 4 years, राइट। सो ये सारी चीज़ें ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत डिसाइड की गई थी, और ये जो इनके ऊपर चार्ज लगाया गया था, ये सारी चीज़ें वॉर गिल्ट क्लॉज के नाम से जानी गई। अब इस वर्ल्ड वॉर 1 का इफेक्ट क्या आया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसके ऊपर सबसे पहला जो इफेक्ट था वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि लोगों को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था, पहले कभी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, प्लस many people who went there for the war never returned back, वो कभी वापस नहीं आए, तो डेफिनेटली लॉस ऑफ पॉपुलेशन, लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा लॉस था। सो द पीपल वर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड। प्लस आप अगर इतनी लंबी वॉर लड़ रहे हो और आपकी कंट्री इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बेयर वेरी ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। सो इकोनॉमिक क्राइसिस थे और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, यूरोप जो कॉन्टिनेंट जाना जाता था एज क्रेडिटर हैज टर्न्ड इनटू डेबिटर्स, यानी जो पहले उधार दिया करता था उसकी आज कंडीशन ये है कि वो पैसा मांग रहा है, so that we can pay off our whole burden. The third impact which was faced due to World War I was that the newly elected Weimar Republic was everywhere mockingly called नवंबर क्रिमिनल्स। इनका हर जगह पर मजाक उड़ाकर और इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाने लग गया। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये ट्रीटी नवंबर के मंथ में साइन हुई थी, एंड जो इसको सपोर्ट कर रहे थे वेइमार रिपब्लिक को, वो सपोर्टिंग ग्रुप्स थे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, क्रिश्चियंस और डेमोक्रेट्स। तो इनका सब जगह पर मजाक उड़ाकर और इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना नोन, जो इनकी इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन इस वे में होने लग गया। प्लस और मेजर इम्पैक्ट, सोल्जर्स केम टू बी placed above civilians and media glorified trench life। सोल्जर्स को लोगों ने सिविलियन से अबव प्लेस करा जाने लग गया। क्यों? क्योंकि भाई सोल्जर्स को सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखा गया कि भाई अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी किसके हाथ में है? सोल्जर्स आर द वंस हु आर एक्चुअली सिक्योरिंग योर कंट्री। तो सोल्जर्स की कंडीशन जो थी वो सिविलियंस के अबव थी, बट इन रियलिटी मीडिया ने इनकी ट्रेंच लाइफ को, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो बेसिकली ट्रेंचेस में फाइट करी गई है, तो मीडिया ने क्या किया, इनकी जो ट्रेंच लाइफ थी उस ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करके बढ़ा चढ़ा कर दिखाना शुरू कर दिया। बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। द रीजन, अगर आप ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहे हो तो यू आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंटिंग द एक्चुअल कंडीशन विच दे माइट बी गोइंग थ्रू। और एक्चुअल कंडीशन ये थी कि वॉर क्योंकि ट्रेंचेस में फाइट हुई है, सो देयर वर मेनी सोल्जर्स हु वेंट देयर एंड पार्टिसिपेटेड। अब जरूरी थोड़ी कि जो सोल्जर गया है वो लौट कर वापस भी आएगा, माइट बी ही माइट हैव डाइड इन अ शॉर्टर वाइल। तो ऐसा था कि उनकी जो डेड बॉडीज थी, जो उनके कॉप्सेस थे, वो कॉप्सेस भी उसी ट्रेंचेस में पड़े हुए थे, एंड द अलाइव सोल्जर्स वर आल्सो इन द सेम ट्रेंच।
So they often used to face corpses, rats moving on their bodies, and moreover their poisonous gases which were leaking from their body due to the process of decomposition, right? So this was the condition that they came to be, actually their life was miserable, but media tried to glorify their lives in a positive way. So they thought that their ranks are reducing. The actual condition was that their ranks got reduced and they were living in a miserable, humiliating condition that was not considered suitable for at least human lives or humanity, right? So this was the condition. But ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी बर्डन जो पूरा डेप्ट पे कर रहा है या पूरी कंडीशंस की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी थी वो पूरी वेमार रिपब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक? तो वेमार रिपब्लिक को डेफिनेटली बहुत अच्छा वेलकम नहीं मिला था लोगों से. इट वॉज क्रिटिसाइज्ड वेरी बैडली बाय द पीपल. सो यहाँ पर वेमार रिपब्लिक की अपराइजिंग को क्रश करने के लिए बोल्शेविक्स ने जो रेवोल्यूशन करी थी रशिया के अंदर और लेनिन के जो सपोर्टर्स थे जर्मनी में, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में एक अपराइजिंग स्टार्ट करी थी एंड दे फॉर्म्ड अ लीग, अ ग्रुप which was known as Spartacist League, who used to simply oppose the uprising. But fact ये है कि existent government कहीं ना कहीं, मतलब पूरा जो बर्लिन का सिनेरियो था वो politically charged हो गया था कि we have two groups who are functionable. First is Weimar Republic and the other will be Spartacist League. But they were bitter enemies of each other. They were such big enemies that they, even after many years, जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी और जब रीयूनाइट होने की बारी थी अगेंस्ट हिटलर, तब भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे, दैट वी वोंट वर्क. तो इन लोगों को जो सपोर्ट कर रहे थे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, इसके टोटली ऑपोजिट ग्रुप जो था वो स्पार्टैकस लीग का बनाया हुआ था, विच वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी इनिशिएटेड बाय द बोल्शेविक्स इन रशिया. उनकी कॉन्स्पिरेसी, उनकी कॉन्स्टिटेंसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था स्पार्टैकस लीग का वो बेस्ड था. बट द पीपल, द वेमार रिपब्लिक कुड इजीली क्रश द अपराइजिंग विच वॉज डन बाय देम, एंड इनको वॉर वेटरन जो लौटे हुए वॉर से जो सैनिक थे उन लोगों की मदद से इस अपराइजिंग को पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया. और इसीलिए हम स्पार्टैकस लीग के बारे में यहाँ पर ज़्यादा रेफरेंस नहीं देखते, ठीक? बट जैसा हम अभी यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि पूरा का पूरा कंडीशन क्रेडिटर से टर्न हो चुकी थी, किसमें? डेबिटर्स में कन्वर्ट हो चुकी थी. यानी आपने जितनी वॉर फाइट करी है वो पूरी वॉर लोन्स के ऊपर ही फाइट करी थी. तो जिन लोगों से आपने उधार लिया था वो लोग कभी ना कभी इस चीज़ को वापस मांगने के लिए भी आएंगे, दैट वी नीड आवर मनी बैक. तो जब पैसे वापस देने की बारी आई तो जर्मनी रेफ्यूज टू पे इट. अब जब आप रेफ्यूज कर देते हो तो यू ऑल्सो एट द सेम टाइम डिपॉजिट समथिंग एज अ सिक्योरिटी. आप कुछ ना कुछ चीज़ सिक्योरिटी की तरीके से डिपॉजिट करते हो. तो इनके जो रिसोर्स रिच एरिया बचे हुए थे, सबसे पहले इनका राइनलैंड वाला एरिया गया था, रूहर बचा हुआ था. बट जब इन लोगों ने उधार देने से मना कर दिया, दैट वी डोंट हैव मनी राइट नाउ, तो इन लोगों ने कोलैटरल के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में रूहर को रख रखा था. तो व्हेन दे रेफ्यूज्ड, easily the countries who came to ask for the repayment took over रूहर as a part. अब इन लोगों को लगने लग गया कि we have nothing left with us, और धीरे धीरे करके इनका जो गोल्ड रिजर्व था वो गोल्ड रिजर्व भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है. अब जैसे ही गोल्ड रिजर्व कम होगा, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू नो कि आपकी कंट्री में जितना भी नोट प्रिंट होता है वो इनिशियली, अब तो ये मेथड ऑल्दो चेंज हो गया, बट इनिशियली जितना भी हमारी कंट्री के अंदर नोट्स प्रिंट होते हैं वो हमारी कंट्री के गोल्ड रिजर्व के हिसाब से प्रिंट हो सकते हैं. जितना भी हमारे पास रिजर्व के फॉर्म में गोल्ड है उसकी वैल्यू के बराबर द आरबीआई और एनी अदर इशूइंग बैंक कैन प्रिंट नोट्स, उससे ज़्यादा नहीं. इनका जब जर्मनी का जब गोल्ड रिजर्व खत्म होना स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी ही होगी.
तो जब इनकी इकोनॉमी डीस्टेबलाइज हुई तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ, दैट द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क विच वाज देयर करेंसी, ये जर्मन मार्क की वैल्यू धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में गिरना स्टार्ट हुई। एंड टू प्रिवेंट दिस कंडीशन, जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए एंड दे स्टार्टेड प्रिंटिंग नोट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जिससे उस मनी की जो वैल्यू थी उस मनी की वैल्यू डी वैल्यू होना स्टार्ट हो गई और कम होना स्टार्ट हो गई। एंड prices of essential commodities started rising to an extremely high level, and this condition in an economy is known as hyperinflation। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, जिसमें स्टार्टिंग ऑफ स्पार्टसिस्ट लीग, crushed by war veterans। Second, और जब ये हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन प्रेवेलेंट थी तब यूएस एक प्लान लेकर आता है टू मेक जर्मनी कम आउट ऑफ द कंडीशन। यूएस के बारे में हम कभी भी स्टेबल व्यू नहीं ले सकते कि वो किसकी तरफ था, मतलब जिस तरफ फायदा दिखता था वो उस तरफ झुक जाता था। तो इस टाइम पर जब यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था एंड ईच वन वाज आस्किंग जर्मनी टू रीपे बैक, यूएस कम्स विद द प्लान कि हम आपको टेम्पररी बेसिस पर लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं एंड यू रिटर्न द लोन्स बैक आफ्टर अ वाइल। तो ये जो प्लान वो लेकर आया था, दिस प्लान केम टू बी नोन एज डॉविस प्लान। ठीक, बट दे डिड नॉट रियलाइज कि कुछ टाइम के बाद उनकी खुद की इकोनॉमी भी डिप्रेशन के मोड में जाने वाली थी, where we study years of depression from 1929 to 1932। ये हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री में which impacted each and every country in the world is known as years of great depression, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई। each and every country faced, और हर कंट्री जो डिपेंडेंट थी एक दूसरे के ऊपर उनको इससे अफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, चाहे वो हाइपर इन्फ्लेशन हो और चाहे वो नॉर्मल वैल्यू मनी का कोलैप्स होना हो या फिर बैंक्स का बैंकरप्ट होना हो, कुछ भी चीज़ हो। तो ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से 32 के बीच में रिकॉर्ड करे गए। इस टाइम पर क्या हुआ कि यूएस का जो एक्सचेंज मार्केट था विच इज नोन एज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स होता है। इसके कोलैप्स होते के साथ ही
जितनी कंट्रीज एक्चुअली इस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट थी, यूएस डॉलर के ऊपर, वो सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे कर कर अफेक्ट झेलने स्टार्ट करे। ठीक, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ, सो पीपल स्टार्टेड शेयरिंग, started selling shares of वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। लोगों ने इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जितने शेयर्स लगा रखे थे, अपना मनी सिक्योर करने के एस्पेक्ट से वो शेयर बेचने शुरू कर दिए। एज ए रिजल्टेंट सिर्फ एक दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे की काउंटिंग थी, दैट द अमाउंट equating to 13 million shares were sold on just single day. So people wanted to secure money. ठीक, डेफिनेट सी बात है, इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर भी आया कि जितने लोग नौकरियों पर थे उतने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया एंड पीपल वर रेंडर्ड जॉबलेस। बैंक्स जो थे वो बैंकरप्ट हो गए, तो बैंक्स के शटडाउन होने की वजह से उनका भी दिवालिया निकल चुका था एंड इवन दोज पीपल वर रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स। तो जो डॉविस प्लान के लिए मदद करने के लिए आया था जर्मनी की, अब यही वापस जाता है कि प्लीज रिटर्न अस आवर मनी बैक, हमारे तो बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं एंड वी नीड द मनी विच यू हैड बोरोड। जर्मनी बोलता है कि व्हेन यू डोंट हैव मनी हाउ कैन वी पे यू बैक दैट होल अमाउंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो अब ये कंडीशन प्रेवेलेंट हो गई थी कि जो लोग थे वो बेरोजगारी से इतने ज्यादा स्ट्राइक थे कि दे वर रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स एवरीवेयर with placards hanging around their necks saying that we are ready to do any sort of work। और जहां से उनको निकाला गया वो उन्हीं जगह पर क्यू अप करके लाइन अप होकर खड़े हो गए एंड दे स्टार्टेड सेइंग मे बी एनी टाइम if you require us we will be there to work। and in these queued up lines obviously there is just a still hope, there is nothing certain which could be done out of the condition definitely। तो यहाँ पर लोगों की कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत बुरी थी, प्लस अब काम नहीं था तो दे स्टार्टेड टेकिंग आउट अदर मीन्स टू अर्न मनी। So people turned to criminal activities and the crime rate in some countries of the world grew to a very large extent। अब इस पूरी कंडीशन में अगर जर्मनी को हेल्प मांगनी होगी तो वो किससे मांगेगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट से मांगेगा। तो एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट कौन थी? वेमार रिपब्लिक थी। बट वेमार रिपब्लिक ऑल्सो कुड नॉट हेल्प जर्मनी इन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। रीजन, उसके दो इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। उसके दो इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। दो पहला जो डिफेक्ट था वो डिफेक्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, और जो उसका दूसरा डिफेक्ट था वो था आर्टिकल 48। और यहाँ पर जो रिच क्लास लोग थे उनकी रैंक एक लेवल नीचे, जो वर्किंग क्लास थे उनकी रैंक एक लेवल नीचे, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोलेटाराइजेशन। ठीक है, तो जो डिफेक्ट थे वेमार रिपब्लिक के वो दो थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ये बोलता है कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतनी पावर्स थी दैट ही कैन इम्पोज इमरजेंसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसने बहुत कम समय के अंदर इतनी इमरजेंसीज इम्पोज करी हैं कि उनकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई। और दूसरा रीजन था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि सपोज वहाँ पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चलती, वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है, यानी कि गवर्नमेंट हमेशा ग्रुप्स में फॉर्म होती हैं। तो मान लो कि देयर आर 3 पार्टीज हु आर फॉर्मिंग वेमार रिपब्लिक, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। ठीक, अब सोशलिस्ट का जो शेयर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 40%। ठीक, कैथोलिक्स का जो शेयर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 35%, और इनका जो शेयर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 25%। तो इनमें से सबसे ज्यादा शेयर किसका है? ए का, 40%।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये बोलेगा कि इनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, पर फिर भी कंपैरेटिव बेसिस पर अगर अपन चले तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कौन होल्ड कर रहा है? ए. सो हु हैज अ रोल, इफेक्टिव रोल इन डिसीजन मेकिंग? ऑलवेज ए विल हैव अ इफेक्टिव रोल. ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कब नुकसान में आता था? जब कोई इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर डिसीजन लेना होता था, तो ऑब्वियसली तीनों की आपस में कभी बनती ही नहीं थी. दो all the three have formed government together but will never have an equal say in framing laws or taking decisions for the country. So there were two inherent defects of Weimar Republic. One was proportional and the other one was Article 48. So in the today's lecture we end our topic here with the defects of Weimar Republic. In the next lecture we will start with Hitler's rise to power. Thank you so much.